इस मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी छोटे से एक टैंक में जाता हुआ दिखाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो देखकर लगता है कि कुछ होने वाला है। तभी वो आदमी टैंक से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। अचानक कोई चीज उसे टैंक के अंदर खींच लेती है और टैंक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम यानी 1978 ओकलैंड कैलिफोर्निया में आती है, जहाँ पर हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ जूल्स और बेन मिलकर एक पेट शॉप को चलाया करते थे, जहाँ पर उनकी बेटी भी मदद किया करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। जूल्स को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था और नॉलेज था। अब एक दिन जूल्स और बेन स्टोर को क्लोज कर रहे होते हैं, तभी एक अनजान आदमी उनसे मिलने आता है। वो बेन से कहता है कि वो बेन की माँ के बारे में कुछ बताना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों ही उस आदमी की बात को काटते हुए बताते हैं कि बेन की माँ का कुछ महीनों पहले ही देहांत हो गया है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, ये बात वो जानता है। बेन की माँ से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में उसको भनक तक नहीं है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उस राज को जानने के इच्छुक हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी एक फाइल को खोलता है और बेन को बताता है कि उसके पिता ने ओरेगन में एक कॉटेज को खरीदा था जो आज भी वहीं पर है। अब उसके माता पिता नहीं है तो उस जमीन का हकदार बेन है और बेन का ही फैसला होगा कि वो उस जमीन के साथ में क्या करना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी माँ की दिमागी तकलीफ के कारण वो उस जमीन के बारे में बताना भूल गई होगी। बातों ही बातों में वो बूढ़ा आदमी बेन को ये भी बताता है कि उसके पिता की मौत किसी हादसे में नहीं बल्कि उसके पिता और बहन इसी कॉटेज में ही खो गए थे और दोबारा कभी भी नहीं मिले। असल में वो एक वकील होता है। वो अपने कागज दिखाकर साबित कर देता है। उस वकील के जाने के बाद जूल्स और बेन ये फैसला करते हैं कि वो खुद जाकर देखेंगे कि आखिर ये कॉटेज है कहाँ पर, क्या ये जगह रहने लायक है भी। फिर वो स्टोर और घर को बंद करके कॉटेज की तरफ जाने लगते हैं, जंगल की तरफ से। तभी रास्ते में उनको एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है। उसको हटा पाना मुश्किल था। अब कॉटेज भी वहीं पास में ही था तो वो लोग गाड़ी वहीं पार करके आगे पैदल चलने लगते हैं। जब उनको कॉटेज मिलता है तो वो पूरी फैमिली खुश हो जाती है। बेन कॉटेज के पास जाता है और देखता है कि एंट्रेंस को किसी ने लकड़ी के दरवाजे से बंद करके रखा था। अब बेन उसको तोड़ता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान और बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में एक अजीब बात दिखाई देती है कि सभी खिड़कियों को कील से कसकर बंद किया हुआ था। लेकिन उनको लगता है कि आसपास जंगल होने के कारण जानवरों के बचाव के लिए ऐसा किया होगा। अब घर में रखे सामान को चेक करते वक्त उनको बेन की माँ की जवानी की तस्वीर मिल जाती है, जिससे उस बूढ़े वकील की बात सच हो जाती है कि वो उन्हीं की जमीन है। अब अपने नए घर का नजारा लेते हुए जब वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है तो वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर बेन को भी वहाँ पर बुलाती है। ये जगह उनके लिए परफेक्ट था, जो शोर शराबे से परे था। लेकिन कोई होता है जो नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर रहे। अब घर के टूर के दौरान उनको एक टैंक भी दिखाई देता है, जिसे देख जूल्स पूछती है कि आखिर ये है क्या। फिर बेन उसे बताता है कि पहले जमाने में इस तरह के टैंक पानी को स्टोर करने के लिए बनाया करते थे। अब बेन उस टैंक के अंदर पानी चालू करने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये टैंक कितना गहरा है और सूखा पड़ा हुआ है। फिर वो टैंक से बाहर आकर बताता है कि इसको रिपेयरिंग की जरूरत है। इसके बाद बेन गाड़ी से अपना सामान निकाल कर घर में लाता है। वहीं जूल्स घर की सफाई कर रही होती है। वहाँ उसको बेन की माँ और बहन की और भी तस्वीरें मिलती है। साथ ही साथ उसे कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल की कटिंग भी मिलती है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बेन की बहन और पिता की मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन बेन की माँ ने यह बात किसी से भी नहीं बताई थी। अब रात को ये आपस में इस घर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनको घर के बाहर से कुछ आवाजें आती है, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो डर जाते हैं। इसके बाद वो इसे इग्नोर कर देते हैं और वापस अपना काम करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी रिया कहती है कि उसे नींद आ रही है। जूल्स उसे सोने को कहती है। फिर वो सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन और जूल्स बेन की माँ की डायरी पढ़ने लगते हैं, जो जूल्स को घर की सफाई करते हुए मिली थी। और उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि जब वो यहाँ पर रहने आए, एक तरह की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। अब सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और बेन के पिता ने एक आदमी को एक टैंक भी बनवाने को बुलाया था और उस टैंक का पानी बहुत ही मीठा था। लेकिन अचानक एक दिन बेन के पिता गायब हो गए और कभी भी नहीं मिले। और ये सेम चीज बेन की बहन के भी साथ में हुई थी। अब बेन को इस डायरी में लिखी बातों को पढ़कर काफी हैरानी होती है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वहीं रिया को सोते हुए कमरे के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस कारण वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। अचानक से ही उसको लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। जब वो डरते हुए बेड के नीचे झांकती है तो तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी वो भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाती है और बताती है कि उसके रूम में कोई है। फिर वो दोनों पूरा घर चेक करते हैं
हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। बेन टैंक को ढक्कन को बंद कर देता है क्योंकि वो खुला हुआ था और सभी सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जूल्स की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेन नहीं था। उसे खोजते हुए वो देखती है कि बेन जनरेटर ठीक कर रहा था ताकि उन्हें बिजली मिल सके। जनरेटर ठीक करने के बाद बेन टैंक को ठीक करने के लिए उसके अंदर चला जाता है। थोड़ा नीचे जाने पर उसे स्टीयरिंग दिखाई देता है जिसे चलाते ही टैंक में पानी आने लगता है और बेन काफी खुश हो जाता है। बेन अब टैंक की और गहराई में जाकर एक्सप्लोर करना चाहता है कि आगे और क्या क्या हो सकता है। खैर बेन अब टैंक की गहराई में चला जाता है। वहाँ उसको एक अजीब से जानवर की लाश मिलती है जिसको वो अपने साथ बाहर ले आता है और जूल्स को भी दिखाता है। जूल्स उस जानवर को देखकर बताती है कि ये एक किसी तरह का एम्फीफियर है जिसकी आंखें नहीं होती और ये रात को जागता होगा। जूल्स उस जानवर को संभाल कर रख देती है ताकि वो बाद में उस पर रिसर्च कर सके। अब ये दोनों उस जानवर को लेकर बात कर रहे होते हैं। वहीं घर के बाहर रिया अपने डॉग के साथ खेल रही होती है लेकिन उसका डॉग टैंक के पास जाकर रुक जाता है और उसमें देखते हुए भौंकने लगता है मानो कि उसने टैंक के अंदर किसी को देख लिया हो। फिर रिया टैंक के अंदर झांक कर देखती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं। तब रिया उन्हें बताती है कि उसने टैंक के अंदर एक डरावना क्रिएचर देखा है लेकिन उसकी बातों पर वो यकीन नहीं करते और बेन रिया को टैंक से दूर रहने को बोलता है और टैंक को बंद कर देता है। अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी एजेंट उनके घर में घुस आती है जिसको उसी बूढ़े आदमी ने भेजा होगा ये पूछने के लिए ये दोनों इस जमीन के साथ क्या करना चाहते हैं, इस बारे में डिसाइड किया या फिर नहीं। वो एजेंट उनको बताती है कि इस जमीन को बहुत सारे दामों में खरीदने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार है और वो उन्हें इस जगह के कर्ज के बारे में बताती है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था जिसके बाद में लोगों का ये मानना था कि ये जगह धरती की इकलौती बनी हुई नर्क या हेल है। साथ में ये भी बताती है कि ये कहानियाँ तो हर जगह चलती है, वो इन पर ज्यादा ध्यान ना दे। यानी उनको डरा भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। जिसके बाद में वो कहती है कि क्या उनको यहाँ पर रहना है या फिर बेचना है। लेकिन बेन और जूल्स को सोचने के लिए टाइम चाहिए था क्योंकि उनके पास में पैसे की तंगी थी ही, साथ ही उनके पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। ये बात कहकर वो एजेंट अपनी कार की तरफ जा रही होती है जो एक टूटे हुए पेड़ के पीछे पार्क थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो एजेंट रात के टाइम में भी उस झाड़ियों के पास जाती है, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो मैडम आवाज की रेडिएशन में पहुँच जाती है। तभी एक विशाल क्रिएचर आकर उसको पकड़ लेता है और उसे घसीट कर थोड़ी दूर ले जाता है और उसको बेरहमी से काट कर मार देता है। फिर वो जोर से गुड़ाता है। ये आवाज भी जोर से सुन लेती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उसी वक्त बेन को जगाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर देखने के लिए निकल जाते हैं कहीं कोई घर के अंदर घुस तो नहीं आया। तभी जूल्स को वो क्रिएचर एक खिड़की के पास से झांकता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वेन वहाँ पर आ जाता है। जूल्स उसको बताती है कि उसने खिड़की के पास एक बड़े से क्रिएचर को देखा था। जब वेन वहाँ पर जाता है तो उसे खिड़की पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो जूल्स से कहता है कि वो उसका वहम होगा। अब अगले दिन वो उठते हैं तो जनरेटर ऑन करने के बाद जब पानी भरने जाता है तब वो देखता है कि नल में पानी नहीं आ रहा। फिर वो टैंक के अंदर जाता है पानी चालू करने के लिए। वो देखता है कि वहाँ एक जानवर की लाश थी जो उनका पानी का फ्लो को रोक रहा था। फिर वो बाहर आकर जूल्स को बताता है कि शायद उसने रात को उसी जानवर को देखा होगा और वो आवाज भी उसी की होगी। साथ में बेन को टैंक के अंदर से एक नेकलेस भी मिला था जो जूल्स को दिखाता है। उस नेकलेस को देखते ही जूल्स को लगता है कि उसने ये नेकलेस कहीं न कहीं तो देखा है। तभी वो बेन की बहन की तस्वीर को लाती है और उसे देखती है कि वही नेकलेस है जो बेन की बहन ने पहन रखा था। वो सोचते हैं शायद बेन की बहन की मौत इसी टैंक में डूबने से हुई होगी। इतना कुछ होने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है और कहानियों में भी कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। अब बेन जूल्स को कहता है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है ताकि वो पुलिस को मदद के लिए बुला पाए। अब बेन के जाने के बाद वो अपनी बेटी रिया को कहानियां सुनाने लगती है। अब बेन उस जगह पहुंचता है जहां उसकी गाड़ी पार्क थी। उसे वहां पर एक और गाड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ आता है ये गाड़ी उसी एजेंट की होगी जो उसकी घर पर आई थी। जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर खून दिखाई देता है। उस खून के धब्बे का पीछा करते हुए वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी जो आधी कटी हुई थी। बेन उस महिला की लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और ये जगह सेफ नहीं है। अब बेन को उस लेडी की गाड़ी में एक वॉकी टॉकी मिलता है। वो पुलिस स्टेशन से मदद मंगवाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं उसी डरावने केबिन के अंदर जूल्स जो अपनी बेटी के साथ में होती है उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि उनके घर के अंदर कोई ना
कोई घुस आया है। वो अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ उठाती है, वो आगे बढ़ने लगती है। तभी जूल्स को बेन की मदर की आधी फटी हुई डायरी मिलती है, जिसको पढ़कर उसको घर की सच्चाई के बारे में पता चलता है। उस डायरी में लिखा हुआ था कि इस जमीन पर कुछ डरावने क्रिएचर रहते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था। उसी अटैक में बेन के पिता और बहन की मौत हो गई। यही वजह थी कि उस टैंक के अंदर उसकी बहन का नेकलेस मिला था। तभी वो खूंखार क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। जूल्स अपने बचाव में कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और तभी बेन भी वहाँ पर आ जाता है। तभी जूल्स उसे उस डायरी के बारे में बताती है, जिसे जानकर बेन को लगता है कि उसे अपने घर के बारे में पता था या फिर नहीं। जूल्स उसे कहती है कि ये क्रिएचर नहीं रुकेंगे और दोबारा अटैक करेंगे, हमें जो करना है वो जल्द ही करना होगा। बेन कहता है कि तुम जल्दी से सारा सामान बांध लो और मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तभी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था। क्योंकि बेन ने जिस रेडियो से मदद के लिए इन्हें कांटेक्ट किया था तब बेशक आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज पेट्रोल तक पहुँच गई थी। वो उन्हें ढूंढने के लिए गाड़ी से उतरते हैं। तभी वो खूंखार क्रिएचर पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार खाता है। बेन जो अपनी गाड़ी लेने आया था वो ये डरावना मंजर देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो सारी बातें जूल्स को बताता है। अब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि इस जगह पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर रहते हैं। हमें पता चलता है कि क्रिएचर की आंखें नहीं है, ये सिर्फ आवाज सुनकर ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि वो टैंक का दरवाजा खुलते ही वो जाग जाते हैं और वो हमेशा रात को ही बाहर निकला करते थे। साथ ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रोशनी थी। अब बेन को कुछ भी समझ नहीं आता अब वो आगे क्या करे, तो वो गुस्से में मिट्टी का तेल लेकर टैंक के अंदर चला जाता है उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए। बेन जैसे ही अंदर जाता है उसे वहाँ पुलिस वालों की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ आता है कि वो क्रिएचर अपना शिकार करने के बाद इस टैंक के अंदर लाता है। तभी एक विशाल क्रिएचर बेन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण वो घायल हो जाता है। वो जैसे तैसे करके उस टैंक से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। वहीं घर के अंदर जूल्स अपनी बेटी को ध्यान रख रही थी। तभी एक क्रिएचर आकर रिया को जबरदस्ती उठा ले जाता है और जूल्स कुछ नहीं कर पाती। यहाँ जूल्स हार नहीं मानती, वो एक प्लेन के साथ बाहर आती है। वहाँ पर वो बेन को जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखती है। फिर जूल्स अपनी बेटी को बचाने के लिए जूल मसाल लेकर टैंक के अंदर चली जाती है। वो एक एक करके सब क्रिएचर को मारती है और रिया तक पहुँच जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वैसे और भी क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी वो उनकी तरफ आग बढ़ा देती है और सब खत्म हो जाता है। फिर जूल्स अपनी बेटी को बचाकर गाड़ी तक लाती है। वो रिया से कहती है कि वो गाड़ी में रहकर ही उनका इंतजार करे जब तक वो जूल्स को गाड़ी तक ले आएगी। जूल्स बस बेन को लेकर आ रही है। अब जूल्स बेन को लेकर गाड़ी तरफ आती है। वो देखती है कि एक क्रिएचर उनकी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और वो उनकी बेटी पर अटैक करने ही वाला होता है। अब जूल्स जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी एक क्रिएचर गाड़ी के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर लगता है कि इसके बाद वो नहीं बच पाएंगे। तभी बेन उस क्रिएचर को शूट कर देता है, क्योंकि ये गन दरअसल बेन ने मरे हुए पुलिस ऑफिसर से ली थी। उसको खत्म करने के बाद बेन गाड़ी को फुल स्पीड में चलाती है और शहर तक पहुंचकर ही चैन का सांस लेती है। अब जूल्स को समझ आ जाता है कि बेन की माँ ने इस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर जाए। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम बेन और जूल्स को देख पाते हैं, जो इस जमीन को बेच देते हैं अच्छे खासे पैसे में। मतलब उन्होंने अपनी मुसीबत किसी और के सिर डाल दी और ये जमीन एक माइनिंग कंपनी ने खरीदी थी और बहुत सारे वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे। उसी दौरान वो टैंक को खोलकर कहते हैं कि इसे तो तोड़ना होगा। तभी वो क्रिएचर नाराज होकर उन सभी को वहीं पर खत्म कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।